सेट टॉप बॉक्स के कोई भी केबल टीवी नहीं देख पाएगा। लाखों परिवारों ने सेट टॉप बॉक्स लगवाया, अब आपका नंबर आया। सेट टॉप बॉक्स लगवाएं, डिजिटल हो जाएं। अरब मुल्क ओमान ने लीबिया के साबिक तानाशाह मोअम्मर कज़ाफी के खानदान के लोगों को दी पनाह। खानदान के 2 लोग इंटरपोल को मतलूब। अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी अफगानिस्तान के गैर एलानिया दौरे पर, दोनों ममालिक के इख्तलाफात मिटाने की कोशिश। 9/11 के बाद पाकिस्तान में 49,000 अफराद बने दहशतगर्दी का निशाना, पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों ने जारी की रिपोर्ट। अफगानिस्तान में तालिबान दहशतगर्दों के खिलाफ चले एक ऑपरेशन में 4 बाशिंदों की मौत, मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल। आदाब, मैं हूं वंदना चंदेल। पेश खिदमत है हमारा खास बुलेटिन खबरें खलीज। अपनी इस खास पेशकश के साथ हम रूबरू होते हैं खलीजी ममालिक से जुड़ी अहम खबरों के साथ। अरब मुल्क ओमान ने लीबिया के साबिक तानाशाह मोअम्मर कज़ाफी के खानदान के कुछ लोगों को पनाह दी है। जराये के मुताबिक इनमें से 2 लोग इंटरपोल को मतलूब हैं। ये जानकारी ओमान हुक्काम की जानिब से दी गई। वहीं दूसरी जानिब लीबिया का कहना है कि अभी हवालगी की दरख्वास्त की बात करना कबल अज वक्त होगा। वाज़ेह है कि 1 हफ्ते कबल मौसूला इत्तला के मुताबिक मरहूम रहनुमा की बेवा और 3 बच्चे बहुत पहले लीबिया छोड़कर जा चुके हैं। अरब मुल्क ओमान ने मोअम्मर कज़ाफी के कुछ लोगों को पनाह दे दी है। ज़राए के मुताबिक इनमें से 2 लोग इंटरपोल को मतलूब है। ये बात ओमानी हुकूमत की जानिब से बताई गई है, मगर लीबिया का कहना है कि अभी हवालगी की दरख्वास्त की बात करना कबल अज वक्त होगा। वाज़ेह है कि अल्जीरिया ने पिछले हफ्ते कहा था कि लीबिया के मरहूम रहनुमा की बेवा, उनके 3 बच्चे बहुत पहले इस इलाके से जा चुके हैं, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कहाँ गए हैं। वाज़ेह है कि 2011 में जब लीबियाई बागियों ने बगावत के बाद राजधानी त्रिपोली पर कब्जा किया था और कज़ाफी की 42 साल हुकूमत का खात्मा हो गया था, तब उन्होंने अल्जीरिया में पनाह तलब की थी। साथ ही ओमानी हुकूमत का यह भी कहना है कि कज़ाफी की बीवी, 2 बेटे और बेटी और उनके बच्चे पिछले साल अक्टूबर से ओमान में हैं। हमने उनकी पनाह की दरख्वास्त मंजूर कर ली है, बशर्ते कि वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा न ले। ओमानी हुकूमत का यह भी कहना है कि कज़ाफी की बेवा सफिया, उनकी बेटी आयशा और बेटो मोहम्मद और हुनैबल को पनाह दे दी गई है। वाज़ेह है कि आयशा और हुनैबल लीबियाई हुक्काम की दरख्वास्त की वजह से इंटरपोल को मतलूब हैं, मगर मोहम्मद और सफिया के लिए कोई बैनुल अक़वामी वारंट नहीं है। वहीं लीबियाई वजीर खारजा मोहम्मद अब्दुल अजीज ने कतर में तस्दीक की है कि कज़ाफी कुनबे के चंद मेंबरान अल्जीरिया से ओमान मुंतकिल हो गए हैं। अब्दुल अजीज ने अरब चोटी कॉन्फ्रेंस से कबल दोहा में सहाफियों को बताया कि ओमान एक आजाद मुल्क है और उसे भी दूसरे मुल्कों की ही तरह पनाह की दरख्वास्तें कबूल करने और सियासी अपोजिशन के मेंबरान को पनाह देने का इख्तियार हासिल है। साथ ही जब उनसे सवाल किया गया कि क्या लीबिया उनकी हवालगी का मुतालबा करेगा, तो उन्होंने कहा कि उनकी बात करना भी जल्दबाजी होगी। वाज़ेह है कि कज़ाफी के बेटे सैफुल इस्लाम को 1 साल कबल बागियों ने पकड़ लिया था और जनवरी में पहली मरतबा वो लीबियाई अदालत में पेश हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने अफगानिस्तान का गैर एलानिया दौरा किया। अपने दौरे के दौरान जॉन कैरी ने अफगानिस्तान के सदर हामिद करजई से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी खिताब किया। वहीं अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी और अफगान सदर हामिद करजई की होने वाली मुलाकात के हवाले से तज्जियाकारों का कहना है कि इसमें फरीकीन ने अपने इख्तलाफात को मिटाने की कोशिश की है। अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने गैर एलानिया तौर पर अफगानिस्तान का दौरा किया है। अपने दौरे के दौरान उन्होंने अफगान सदर हामिद करजई से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी और अफगान सदर हामिद करजई की होने वाली मुलाकात के हवाले से तज्जियाकारों का कहना है कि इसमें फरीकीन ने अपने इख्तलाफात को मिटाने की कोशिश की है। इस मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉन कैरी ने दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफ की मौजूदगी को यकसर मुस्तरद कर दिया है।
مسٹر کیری نے ایسے خیالات کی بھی نفی کی کہ واشنگٹن اور کابل کے درمیان جاری مصالحتی عمل کو خطرات لاحق ہیں۔ پریس کانفرنس کے دوران افغان صدر حامد کرزئی نے واضح کیا کہ ٹیلی ویژن پر جن خیالات کا اظہار ان کی جانب سے کیا گیا تھا اس کو انتہائی غلط طریقے سے ذرائع ابلاغ پیش کیا گیا ہے۔ اس موقع پر مسٹر کیری نے بھی افغان صدر کے بیان کی وضاحت کی اور کہا کہ عوامی طور پر دیے گئے بیانات بعض اوقات دوسرے کے خیالات ہوتے ہیں اور وہ یقینی طور پر بیان کرنے والے کے احساسات نہیں ہوتے۔ مسٹر کیری نے مزید کہا کہ انہیں یقین ہے کہ افغانستان کے حوالے سے امریکہ کا ایسا کوئی مفاد نہیں ہے، بلکہ امریکہ تو طالبان کو مذاکرات کے عمل میں شامل کر کے افغانستان میں امن و سلامتی کا ماحول پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ساتھ ہی امریکی وزیر خارجہ نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ انہوں نے افغان صدر کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران ان کے ٹیلی ویژن پر دیے گئے ریمارکس کے بارے میں بھی بات کی ہے اور صدر کرزئی کے جواب سے انہیں تسلی اور اطمینان ہوا ہے۔ کیری نے افغان حکومت کے ساتھ امریکی تعاون کے حوالے سے بھی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وہ عوام کی جان و مال کی سلامتی تحفظ کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں۔ وہیں کیری نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ افغان صدر کے ساتھ ملاقات میں وہ بہت پرسکون تھے کیونکہ بات چیت کا ماحول بہت خوشگوار رہا۔ کیری نے یہ بھی کہا کہ انہیں یقین ہے کہ دونوں حکومتوں کے درمیان کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں افغان صدر حامد کرزئی کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس بات کو واضح کرنے کی مسلسل کوشش کی ہے کہ اگر طالبان چاہتے ہیں کہ غیر ملکی فوجیں افغانستان سے چلی جائے تو ضروری ہے کہ وہ عام لوگوں کو ہلاک کرنے کا سلسلہ بند کر دیں۔ وہیں امریکی وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کرزئی نے یہ بھی کہا کہ یہ دن بہت اچھا ہے اور ان کا اشارہ بگرام ایئر فیلڈ کے قریب واقع پروان جیل کے افغان حکام کو منتقلی تھی۔ کرزئی نے یہ بھی کہا کہ وہ افغان عوام کے محافظ ہے اور اس کے تناظر میں اگر کوئی بات وہ پبلک میں کہتے ہیں تو اس کا مقصد کسی کو ناراض کرنا نہیں بلکہ صورتحال کو بہتر کرنا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی پریس کانفرنس میں حامد کرزئی نے افغانستان میں امن و سلامتی کے لیے امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں پر خراج عقیدت بھی پیش کی۔ واضح ہے کہ رواں مہینے مارچ کی 9 تاریخ کو کرزئی نے کابل اور خوست میں ہونے والے خودکش حملوں کے تناظر میں کہا تھا کہ اگر طالبان ان حملوں سے افغانستان کو مزید کمزور اور کابل حکومت کو خوفزدہ کر کے امریکیوں کی خدمت کر رہے ہیں تاکہ وہ اگلے برس سے انخلا کے بعد بھی افغانستان میں فوجیں رکھنے پر سوچنا شروع کر دے۔ بیورو رپورٹ، چینل 1 نیوز۔ افغانستان میں طالبان دہشت گردوں کے خلاف افغان اور ناٹو فوج کے 2 دن تک چلے ایک آپریشن میں ایک بچے سمیت 4 باشندوں کی موت ہو گئی۔ ناٹو کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں بھی 4 لوگوں کی موت کی جانکاری دی گئی۔ وہیں افغانستانی گورنر محمد رحیمی امین نے کہا کہ لڑائی میں 4 باشندے مارے گئے ہیں اور 4 انیہ زخمی ہوئے ہیں۔ مارے گئے لوگوں میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ رحیمی نے بتایا کہ آپریشن میں 23 طالبانی دہشت گرد بھی مارے گئے جبکہ 40 کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وجہ رہے کہ ناٹو فوج کے آپریشن میں علاقائی لوگوں کو مارا جانا افغانستان میں ایک تشویشناک مدعا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ اور اس کے ناٹو اتحادی یہاں پچھلے 11 سال سے طالبان سے جنگ کر رہے ہیں۔ تو جو حالات ہیں وہ ابھی بہت بہتر نہیں کہے جا سکتے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اس مدعے نے پورے طالبان میں اس وقت ایک جنگ سی قائم کی ہوئی ہے۔ افغانستان میں طالبان دہشت گردوں کے خلاف افغان اور ناٹو فوج کے 2 دن تک چلے ایک آپریشن میں ایک بچے سمیت 4 باشندوں کی موت کی جانکاری دی گئی۔ افغانستانی گورنر محمد رحیمی امین نے کہا کہ لڑائی میں 4 باشندے مارے گئے ہیں اور 4 زخمی ہوئے ہیں۔ مارے گئے لوگوں میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ رحیمی نے بتایا کہ آپریشن میں 23 طالبانی دہشت گرد بھی مارے گئے جبکہ 40 کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ناٹو فوج کے آپریشن میں علاقائی لوگوں کا مارا جانا افغانستان میں ایک تشویشناک مدعا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ اور اس کے ناٹو اتحادی یہاں پچھلے 11 سال سے طالبان سے جنگ کر رہے ہیں۔ اس جنگ کے چلتے خاص کر قبیلائی علاقے کے جو لوگ ہیں وہ خاصے پریشان ہیں۔ پچھلے 11 سالوں سے جنگ کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری ہے۔ تو افغانستان میں طالبان دہشت گردوں کی خوفزدہ حرکتوں سے سہمے اور ڈرے ہوئے ہیں لوگ۔ دنیا کی 5 ابھرتی ہوئی معیشتوں یعنی برکس کی چوٹی کانفرنس میں مختلف معاملات پر غور و فکر کیا گیا۔ وجہ ہے کہ برکس ممالک میں روس، چین، ہندوستان، برازیل اور جنوبی افریقہ شامل ہے۔ اجلاس میں ہندوستانی وزیر اعظم منموہن سنگھ، روسی صدر ولادیمیر پوتن، چینی صدر شی جن پنگ اور برازیل کے صدر ڈیلیا روسیف کے علاوہ میزبان ملک جنوبی افریقہ کے صدر شریک رہے۔ ذرائع کے مطابق اس کانفرنس میں اہم ایجنڈے پر سب سے موجود عالمی اقتصادی صورتحال پر غور کرنا ہے۔ دنیا کی 5 ابھرتی ہوئی معیشتوں یعنی برکس کی چوٹی کانفرنس شروع ہو چکی ہے۔ واضح ہے کہ برکس ممالک میں روس، چین، ہندوستان، برازیل اور جنوبی افریقہ شامل ہے۔
इजलास में हिंदुस्तानी वजीर आजम मनमोहन सिंह, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, चीनी सदर शी जिनपिंग और ब्राजील की सदर डेलिया रूसेफ के अलावा मेजबान मुल्क जनूबी अफ्रीका के सदर शरीक हो रहे हैं। जराये के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस में एजेंडे पर सबसे अहम मौजू आलमी इक्तिसादी सूरत हाल पर गौर करना है। 5 मुल्कों के लीडरान आलमी माशी इदारों में जारी इस्लाहाती अमल पर भी तवज्जो मरकूज करेंगे। वहीं डरबन शहर से मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस के एजेंडे पर सबसे अहम मौजू एक माशी तरक्याती बैंक का कायम करना है। इस इदारे के जरिए ममालिक अपने यहाँ तश्कील पाते समाजी व माशी ढांचे को मजीद फाल कर सकेंगे। वहीं इस इदारे से गरीब और तरक्की पजीर मुल्कों की मानियत भी की जा सकेगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह जनूबी अफ्रीका सिफारतकार ने कहा था कि ब्रिक्स तंजीम इस मकसद के लिए $50 अरब मख्तस करने का इरादा रखती है। इस बैंक के कयाम के हवाले से चीनी सदर भी हौसला अफजा का इशारा दे चुके हैं। इस तरक्याती बैंक के सही इखराज व मकासिद का वज़ू करना भी बाकी है। वहीं चीन के वजारत खारजा का कहना है कि बैंक के कयाम से ब्रिक्स ममालिक में पायदार तरक्की को सहारा मिलने के साथ मालियाती रिस्क से बचने के अलावा गरीब अफ्रीकी मुल्कों की माली इमदाद भी शामिल है। वहीं ब्रिक्स तंजीम के मामलात पर निगाह रखने वाले माहिरीन का कहना है कि बैंक का कयाम असल में इस तंजीम के मुल्कों की कमजोर होती इक्तिसादियात के रद्द-ए-अमल का नतीजा है। उनके मुताबिक ब्राजील और जनूबी अफ्रीका की माशियत में कमी के आसार है। वहीं हिंदुस्तानी इक्तिसादियात भी थकी थकी सी दिखाई देती है और इन हालात में ब्रिक्स को ये साबित करना है कि वो माशी मुश्किलात पर काबू पाकर खुशहाली का सफर जारी रख सके। वहीं ब्रिक्स सरबराही इजलास के मौके पर जनूबी अफ्रीकी सदर जेबक जुमा का कहना है कि उनका मुल्क सारे बर्रे आज़म अफ्रीका की नुमाइंदगी करने के लिए तैयार है। जुमा का मजीद कहना था कि माजी की सदियों में बर्रे आज़म अफ्रीका को मुसलसल नजरअंदाज किया जाता रहा है और पहली मरतबा अफ्रीकी बर्रे आज़म की मजबूत नुमाइंदगी का मौका जनूबी अफ्रीका को हासिल हुआ है। वाज़ेह है कि जनूबी अफ्रीका ने उभरती इक्तिसादियात की तंजीम में 2011 में शमूलियत इख्तियार की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस में पीएम मनमोहन सिंह ने इक्तिसादियात का नया मॉडल पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की इक्तिसादियात तशवीशनाक है, ऐसे में सबको एकजुट होने की जरूरत है। इस मौके पर मनमोहन सिंह ने दहशतगर्दी को दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी बताया। This summit reflects our shared commitment to Africa in this regard. Your Excellencies, distinguished delegates, the world today faces uncertainties, turbulence and transition on an unprecedented scale, leading to multiple economic and security challenges for us. Terrorism, piracy and the emerging threats from cyberspace are important security concerns for all of us. It is incumbent upon us to use our collective voice and capacity and make an effective and meaningful contribution to addressing these challenges and fostering global peace, stability and security. In conclusion, Excellencies, let me once again reaffirm the importance that India attaches to the work of BRICS, not only for the benefit of our people. 9/11 के बाद पाकिस्तान में तकरीबन 49,000 अफराद दहशतगर्दी का निशाना बने। इस दावे के मद्देनजर पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक 2008 से 2013 के दौरान मुल्क भर में तकरीबन 235 खुदकुश जबकि 9,257 रॉकेट हमले हुए। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच में अडियाला जेल से लापता होने वाले कैदियों के कैश की समाअत के दौरान ये रिपोर्ट पेश की गई। वजह है कि रिपोर्ट एजेंसियों के वकील राजा इरशाद ने हसास अदारों की जानिब से कबायली इलाकों में किए गए ऑपरेशनल्स की तफसीलात पर तैयार की। पेश इसी पर एक खास रिपोर्ट। 9/11 के बाद पाकिस्तान में तकरीबन 49,000 अफराद दहशतगर्दी का निशाना बने हैं। इस दावे के मद्देनजर पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक 2008 से 2013 के दौरान मुल्क भर में तकरीबन 235 खुदकुश जबकि 9,257 रॉकेट हमले किए गए हैं। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच में अडियाला जेल से लापता होने वाले कैदियों की केस की समाअत के दौरान ये रिपोर्ट पेश की गई। वाज़ेह है कि ये रिपोर्ट एजेंसियों के वकील राजा इरशाद ने हसास इदारों की जानिब से कबायली इलाकों में किए गए ऑपरेशंस की तफसीलात पर तैयार की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 9/11 के बाद अब तक शोरजदा इलाकों में 49,000 अफराद जाँ बहक हुए हैं।
वहीं 2007 और 2008 में दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के आईन को चैलेंज किया है। 2008 में दहशतगर्दों ने फाटा के 34% इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जबकि हुकूमत की मौजूदगी सिर्फ 31% इलाकों पर थी। वहीं हुकूमती मौजूदगी की बहाली और दहशतगर्दों के खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज ने शोरतज़दा इलाकों में 6000 सर्च ऑपरेशंस किए। 2008 से अब तक इन इलाकों में 475 बड़े जबकि 13 मामूली नौयत के ऑपरेशंस किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 5 साल में पाकिस्तान में 235 खुदकुश, 9257 रॉकेट जबकि 4256 बम हमले किए गए हैं। इन कार्रवाइयों के नतीजे में 1479 फौजी हलाक हुए हैं, जबकि फोर्सेस की कार्रवाइयों के दौरान 3000 दहशतगर्द हलाक और 1228 दहशतगर्द जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2008 में तहरीक तालिबान बहुत मजबूत थी, लेकिन 5 सालों में अब तक उसकी पहली वाली ताकत नहीं रही। इन ऑपरेशंस में बहुत से शरपसंद मारे गए हैं। इन ऑपरेशंस में बहुत से दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि बहुत से फरार हुए हैं। वाज़ेह है कि दहशतगर्द तंजीमें लोगों को अगवा कर और चंदे लेकर अपने वसायल पूरे करती है। दूसरी जानिब तहरीक तालिबान में फिरकेवारियत का उन्सुर भी शामिल है, जिसके बायस शिया मुसलमानों को निशाना बनाया जाता रहा है। दूसरी जानिब तहरीक तालिबान के अंडर चलने वाले मुल्क की दहशतगर्द तंजीमें सिपाही साहबा और लश्कर झंगवी के दहशतगर्दाना हमलों की वजह से भी पाकिस्तानी अवाम में मरने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। वाज़ेह है कि कुछ सालों में सुन्नी वहाबी दहशतगर्द तंजीमें सिपाही साहबा और लश्कर झंगवी मजीद मजबूत हुई हैं। ज्यादातर इन दहशतगर्द तंजीमों को शिया मुसलमानों की मसाजिद और बरेलवी मसलक की दरगाहों पर हमला करने के लिए जाना जाता है। साथ ही इन हमलों को लेकर सिपाही साहबा और लश्कर झंगवी की बैनुल-अक़वामी सतह पर मजम्मत हो रही है। याद रहे कि पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने अपने दौरे इक़्तिदार में सिपाही साहबा और लश्कर झंगवी को दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए उन पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन आसिफ अली जरदारी के ढीले रवैये के बायस ये दहशतगर्द तंजीमें फिर से मजबूत हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। इसी के साथ वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत जल्द होते हैं हाजिर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों का ख्याल किया, रेट बढ़ा दिए गेहूं के, ऐसा गजब कमाल किया। हरियाणा के सीएम ने हर किसान खुशहाल किया। खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो, खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो। खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो, खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो। अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रयास से गेहूं के मूल्य में 720 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वृद्धि हुई है, जिससे हरियाणा का किसान खुशहाल हुआ है। इसके विपरीत पूर्ववर्ती सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल के दौरान ये वृद्धि केवल 80 रुपए प्रति क्विंटल की ही हुई थी। इसी प्रकार से धान, चना, गन्ना, कपास, पॉपुलर और दालों के भाव में भी पर्याप्त बढ़ोतरी की गई है, जिससे प्रदेश में खुशी और खुशहाली आई है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। शिक्षा का शहर
हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है। विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राई में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा महान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम। बिजली पानी के बढ़े बिलों के खिलाफ अनशन पर बैठे अरविंद केजरीवाल की हालत अब नासाज होने लगी है। वजह रही कि केजरीवाल के अनशन का 6ठा दिन है। इस दौरान उनका कीटोन लेवल 4 के पार पहुंच गया है और तकरीबन 5 किलो वजन घट गया है। वहीं पार्टी कारकुनान के मुताबिक आवाम की जानिब से मिल रही हिमायत से लगातार उनका हौसला बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि लोग डर छोड़कर केजरीवाल की मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं। जराये के मुताबिक 26 मार्च को ही करीब 83,000 लोगों ने अपने पानी और बिजली के बिल नहीं देने पर अपनी हिमायत दी। पार्टी का दावा है कि एहतजाजी सत्याग्रहियों की तादाद 2.5 लाख के पार पहुंच चुकी है और जल्द ही ये सभी खत वजीर आला शीला दीक्षित को सौंप दिए जाएंगे। हिंद प्रेस परिषद के सदर मार्कंडे काटजू ने मुंबई सीरियल बम धमाके मामले में एक और कसूरवार जैबुनिसा के लिए भी सजा की माफी की मांग की। इससे पहले काटजू इसी मसले में अदाकार संजय दत्त के लिए सजा माफी की मांग कर चुके हैं। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज काटजू ने कहा कि वो सदर प्रणब मुखर्जी और महाराष्ट्र के गवर्नर के शंकर नारायण से जैबुनिसा काजी को इंसानियत के तौर पर सजा माफी के लिए खत लिखेंगे। इधर पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने कहा कि कारगिल में भारत के खिलाफ लड़ाई पर पाकिस्तान को फख्र होना चाहिए। तकरीबन 4.5 साल बाद पाकिस्तान लौटे मुशर्रफ का कहना है कि कारगिल जंग पाकिस्तानी फौज का सबसे कामयाब ऑपरेशन है। आपको याद दिला दें कि 1999 में पाकिस्तानी फौजी सरहद पार कर हिंदुस्तानी सरहद में घुस गए थे। कारगिल जंग में हिंदुस्तानी फौजियों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हुए हिंदुस्तानी सरहद से मार भगाया था। वाजह रही कि मुशर्रफ कारगिल की जंग के दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे। 1999 में हिंदुस्तानी फौजियों के हाथों पाकिस्तानी फौजियों को कारगिल में मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तान को कारगिल ऑपरेशन पर फख्र होना चाहिए। गौरतलब है कि पाकिस्तानी मीडिया परवेज मुशर्रफ की कारगिल जंग के दौरान उनके किरदार को लेकर तनकीद करता आया है। मुशर्रफ का दावा है कि पाकिस्तान में फौज की जीत को सियासी हार बना दिया गया है। क्रिकेटर यूसुफ पठान ने एक खानदानी प्रोग्राम में अपनी मंगेतर आफरीन के साथ निकाह कर लिया। वजह रही कि 30 साल क्रिकेटर ने पिछले साल नादियाड में एक निजी प्रोग्राम में सगाई की थी। आफरीन मुंबई में पली बड़ी है, लेकिन वो वडोदरा में फिजियोथेरेपिस्ट है। ये निकाह दोनों खानदानों की रजामंदी से हुआ है। पिछले कुछ अरसे से टीम इंडिया से बाहर चल रखे पठान ने अब तक 57 वनडे में 1365 रन और 22 टी20 मैचेस में 468 रन बनाए। अपने भाई की शादी को लेकर क्रिकेटर इरफान पठान पहले से ही प्रोग्राम तय करने में मशगूल थे। उन्होंने शादी में गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी को भी मधु किया था। हालांकि अब तक वाजे नहीं हो पाया कि नरेंद्र मोदी यूसुफ पठान की शादी में गए थे या फिर नहीं। हालांकि पठान खानदान ने इस शादी प्रोग्राम को पूरी तरह से प्राइवेट रखा। इससे पहले एंगेजमेंट में भी ऐसा ही हुआ था। खबरें खलीज में बस इतना ही। छोड़ जाते हैं आपको नाते पाक के साथ। अल्लाह हाफिज। नहीं होती ज़मन मैदान नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैदान नहीं होता, ज़मीं मैली ज़मन मेला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के
کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنا لوگوں، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنا لوگوں، یہ جس من میں سما جائے، یہ جس من میں سما جائے، وہ من میلا نہیں ہوتا، یہ جس من میں سما جائے، وہ من میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ सोच महान खिलाड़ियों का किया उत्थान, चारों ओर ब्लॉक स्तर पे ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण, दर्शक धावक और पहलवान सबके चेहरों पे है मुस्कान, हर चेहरे पे है मुस्कान, हर चेहरे पे है मुस्कान। हरियाणा प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर तथा गांव स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए 50 लाख से 1 करोड़ रुपए प्रति स्टेडियम की दर से हरियाणा ग्रामीण विकास निधि द्वारा राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रदेश में 226 खेल स्टेडियमों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से अब तक 105 करोड़ रुपए की लागत से 153 खेल स्टेडियमों का ब्लॉक स्तर तथा गांव स्तर पर निर्माण किया जा चुका है। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, कैश डिपॉजिट्स, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत कीजिए। यदि आपने अपने अग्रिम कर का भुगतान अभी तक नहीं किया है या अपनी आयकर विवरणी अभी तक दाखिल नहीं की है, तो 31 मार्च तक अवश्य कीजिए और देश की प्रगति में भागीदार बनिए। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बना